गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने सेल के बारे में पढ़ा था, सेल के ईएमएफ के बारे में, सेल के टर्मिनल पोटेंशियल के बारे में। आज हम ग्रुपिंग पढ़ रहे हैं किसकी, सेल की। तो ग्रुपिंग ऑफ टू अनआइडेंटिकल, यानी कि सेल कैसे हैं अपने पास, एक जैसे नहीं है। अनआइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो इनको सीरीज और पैरेलल में किस तरीके से ऐड किया जाएगा, यानी कि हम इसकी भी एक जनरल फॉर्म निकालेंगे। जैसे हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल निकाला, जैसे हमने कैपेसिटर इन सीरीज और पैरेलल निकाला, तो इसी तरीके से हम क्या निकालने जा रहे हैं आज, टू सेल का दिखा रही हूँ मैं अभी आपको। तो इसकी एक जनरल फॉर्म आ जाएगी जिससे हम क्या निकाल पाएंगे कि अपने पास कितने भी नंबर ऑफ सेल्स हों तो अपने पास एक फॉर्मूला आ जाएगा जिससे कि हम इनको डायरेक्ट क्या कर पाएंगे, इनकी वैल्यूज निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला है अपने पास, और कैसे ले रहे हैं हम, अनआइडेंटिकल, और उसी में ही आइडेंटिकल होंगे तो उसी फॉर्मूले में ही हम क्या रखेंगे, आइडेंटिकल वैल्यूज रख देंगे, जिससे अपने पास ईएमएफ की भी और इंटरनल रेजिस्टेंस की भी क्या आ जाएंगी, वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब यहाँ देखो, तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ क्या, टू सेल्स इन सीरीज। दो सेल हैं अपने पास जिनको कि हमने क्या करना है, सीरीज में ऐड करना है। तो ये एक पॉइंट है, और यहाँ से अपने पास मैंने मान लिया कि ये मेरे पास पहला सेल था जिसका ईएमएफ E1 था और इंटरनल रेजिस्टेंस जो था वो कितना था, R1 था। और इसी के साथ सीरीज में मैंने एक और सेल जोड़ा और इसका ईएमएफ दे दिया मैंने कितना, E2, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया इसका, R2। तो यहाँ पर इसके पॉइंट्स ले लिए मैंने A, B और यहाँ ले लिया C। तो अपने पास ये कोई एक सर्किट है, ठीक है। सर्किट, इसके आगे का सर्किट मैंने नहीं दिखा है, लेकिन अपने को पता है पॉजिटिव, यहाँ से अगर सर्किट कंप्लीट करते हैं तो कहाँ से चलेगा अपने पास, पॉजिटिव से। मान लिया कि इससे अपने पास क्या चला, करंट क्या चला, I चला। और आपको पता है कि जब सीरीज में होते हैं तो करंट की वैल्यूज हमारे पास कभी भी चेंज नहीं होती हैं। तो यहाँ से अपने पास I करंट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या निकालूँ, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दूँ, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किसके, ए एंड बी, ए और बी के, इसके बीच का मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो पोटेंशियल ए बी, तो पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। तो ए पर कितना पोटेंशियल था, यहाँ से जब अपने पास यहाँ पर कोई भी वो रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, तो पोटेंशियल ड्रॉप कोई भी आएगा नहीं। तो यानी कि ईएमएफ कितना था, E1, तो मैक्सिमम पोटेंशियल रहेगा यहाँ पर, माइनस जब ये इसमें से घूम के आया तो यहाँ करंट कितना आया, I। जब ये इसको एनकाउंटर्ड हुआ तो अपने पास करंट कितना था, I, यानी कि V की वैल्यू निकाल ली है ये मैंने। तो V इक्वल्स टू कितना होता है, IR। सिमिलरली मैं निकाल लूँ पोटेंशियल डिफरेंस B से C का, तो अपने पास क्या हो जाएगा, VB माइनस VC। अब फिर से वही कि अब ये नहीं है, अब ये है, यहाँ से कोई रेजिस्टेंस नहीं था तो यहाँ पर EMF कितना था, E2 माइनस, अब फिर घूम के इधर आया तो I, और जब इसमें आया तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, IR2। तो ये अपने पास क्या आ गई, दो वैल्यूज आ गई, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस किसका चाहिए, A से B के बीच, A से C के बीच का चाहिए। तो पोटेंशियल इसका तो क्या कर दे, V AB प्लस B, दोनों का ऐड करते पोटेंशियल। अब यहाँ पर रखो वैल्यूज, क्या आ गया, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC, ये कट गया तो अपने पास क्या आ गया, VA माइनस VC, यही अपने को चाहिए था। अब इनकी वैल्यूज रख के सॉल्व करो, तो E1 माइनस IR1 प्लस IR2, सॉरी यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे E2 माइनस IR2। तो E को इकट्ठा कर लो, E1 प्लस E2, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस I, अंदर क्या बच गया, ये। अब अगर इसकी जनरल फॉर्म लिखूँ मैं, जो हमने रिलेशन लिखा था, वो रिलेशन क्या था अपने पास, V इज इक्वल टू E माइनस IR, जो अपने पास रिलेशन आया था, जनरल फॉर्म जो आई थी। अब इससे इसको कंपेयर करूँ तो E इक्विवेलेंट लिख दूँ यहाँ पर, यानी कि कितना होगा E इक्विवेलेंट, E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। यानी कि दैट मीन्स इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि हमारे पास अगर सीरीज में अगर सेल्स हम जोड़ रहे हैं
तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन अपने पास जितना इंडिविजुअल है उन सब का सम हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल ईएमएफ हो जाएगा उस सर्किट का। सिमिलरली अपने पास इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो भी सेल के इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब चाहे कितने भी हों यहाँ पर, तो उन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब अगर मान लो कि ये कहें कि अपने पास आइडेंटिकल सेल है हैविंग द सेम ईएमएफ एंड हैविंग द सेम इंटरनल रेजिस्टेंस, तो अपने पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 सेल थे तो E2 हो जाएगा, उसका ईएमएफ डबल हो जाएगा और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, अपने पास डबल हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास क्या है कि अगर अपने पास क्या हो कि जैसे अभी देखो ये मैंने किस में जोड़ा था, ये मैंने सीरीज में जोड़ा था। ठीक है, सीरीज में जोड़ा था तो यहाँ देखो पॉजिटिव नेगेटिव, फिर उसके बाद क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन अगर मैं क्या कर दूं कि मेरे पास ये जो सर्किट है, इस सर्किट को मैं इस तरीके से बना दूं, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और अगर हम सेल इस तरीके से डाल दें तो क्या फर्क पड़ेगा अपने पास इस पे। ठीक है, तो ये हो गया A, इसका ईएमएफ वही E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था, R2 R1। और तो इस केस में भी अपने पास क्या होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन कन्वेंशंस बदल जाएंगे। इसमें भी सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस A से B का, तो ये तो सिमिलर आएगा। अपने पास क्या आया था, E1 माइनस IR1, सिमिलर हो गया। अब यहाँ से देखो अगर VBC का निकालो तो यहाँ जो एनकाउंटर्ड है वो नेगेटिव साइन है अपने पास। ठीक है, और करंट इधर इस सर्किट में इस तरीके से आ रहा है, तो दैट मीन्स ये अपने पास पॉजिटिव टू कहाँ चल रहा है, नेगेटिव। तो ईएमएफ क्या होगा अपने पास, नेगेटिव ऑफ E2 होएगा और माइनस इसमें जितना ड्रॉप हुआ कितना, IR2। अब इनकी वैल्यूज अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो VAC हमारे पास किसके बराबर होगा, VAB प्लस VBC। तो यहाँ से अपने पास इसकी वैल्यू क्या थी, E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2। यहाँ इकट्ठा कर दो तो E1 माइनस E2 और माइनस कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2। यानी कि अब यहाँ पर अपने पास जब सीरीज में होगा तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो गई, E1 माइनस E2, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो गई, R1 माइनस R1 प्लस R2। दैट मीन्स कि अपने पास इंटरनल रेजिस्टेंस पर तो चाहे कितने भी सेल हैं अपने पास, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस तो उसी तरीके से ऐड हो जाएगा, चाहे ये किसी भी तरीके से क्या किए गए हों, ज्वाइन किए गए हों। लेकिन अपने पास ईएमएफ जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिसका ईएमएफ ज़्यादा होगा उसमें से हम स्मॉल वाले को घटा देंगे और अफेक्टिव जो ईएमएफ होगा अपने पास उतना हमें क्या मिल जाएगा, सर्किट में मिल जाएगा। ठीक है, अगर मान लो अब मैं यहाँ कह दूँ कि मेरे पास अगर ये आइडेंटिकल सेल हैं, जैसे कि आप बैटरी में करते हो, अगर बैटरी में आप उल्टे सेल डाल देते हो तो उनका ईएमएफ क्या होता है, इक्वल होता है 1.5 वोल्ट का ही होता है। तो अपने पास यहाँ पर 1.5 माइनस 1.5, तो इफेक्टिव ईएमएफ कितना हो गया, 0। तो आपकी बैटरी काम करना क्या कर देती है, बंद कर देती है। तो आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखना कि अगर आप उसमें क्या करोगे, बैटरी में सेल अलग अलग ईएमएफ के ले लेना, ठीक है, और फिर डाल के देख लेना। फिर आपकी बैटरी का जो बल्ब होगा ना वो डिमर होगा लेकिन चलेगा ज़रूर। ठीक है, तो ये बात यहाँ से प्रूव हो जाएगी। लेकिन अगर आपने 1.5 और 1.5 वोल्ट के ही डाले और उल्टे डाल दिए तो आपकी बैटरी जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा जब आप उसको क्या करेंगे, ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट है अपने पास इसी तरीके से 2 सेल इन पैरेलल। अगर हमने पैरेलल में अगर ऐड कर दिए हैं तो क्या होगा, अपने पास ये वही 2 सेल ले लिए हमने, ईएमएफ E1 E2, रेजिस्टेंस R1 R2, और यहाँ से अपने पास हमने क्या ले लिया, वही पॉइंट्स ले लिए। तो सिमिलरली इसमें अब देखो कि यहाँ पर जो पोटेंशियल मैं निकालने वाली हूँ वो पोटेंशियल मैं इनके बीच का निकालने वाली हूँ। ठीक है, तो V इज इक्वल टू पोटेंशियल B1 माइनस पोटेंशियल एट B2। अब सर्किट जो मैं ले रही हूँ वो ये ऊपर वाला सर्किट ले रही हूँ, AB1 और E1 B2C, ताकि इसका नाम हो जाए अपने पास। यहाँ E2 ले लेंगे सर्किट के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आई अपने पास, वही EMF E1 था माइनस IR1, VB1 माइनस VB2। सिमिलरली इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, अब ये नीचे वाला सर्किट ले लिया हमने, तो E2 माइनस IR
2। अब यहाँ से देखो अपने पास, अब अपने पास जब ऐसा सर्किट होता है तो पोटेंशियल क्या रहती है अपने पास, कांस्टेंट, और पोटेंशियल कांस्टेंट रहती है तो बढ़ता क्या है अपने पास, करंट। यहाँ पर इसमें ये करंट I1 दे रहा था और ये करंट कितना दे रहा था, I2 दे रहा था। तो टोटल करंट की वैल्यू जो है वो कितनी है अपने पास, I = I1 + I2। तो इन दो इक्वेशंस से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम I की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं निकालूं तो I1 = यहाँ पर I1 था और यहाँ पर कितना था, I2। तो I1 की वैल्यू निकालूं तो ये कितना था अपने पास, V, और ये भी कितना था अपने पास, V के बराबर ही था। तो यहाँ से वैल्यू निकालो तो क्या वैल्यू हो जाएगी अपने पास, E1 - V / R1। और सिमिलरली I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E2 - V / R2। अब ये दोनों वैल्यूज किस में पुट कर दें हम, यहाँ पुट कर दें, करो पुट। तो I = क्या आ गया, E1 - V / R1 + E2 - V / R2। तो ये इक्वेशन आ गई अपने पास। अब E के वालों को इकट्ठे कर लो, बाकी को इकट्ठा कर लो, तो क्या आ गया, I = E1 / R1 + E2 / R2, ठीक है, प्लस V कॉमन निकालो यहाँ से, और माइनस भी है साथ में, तो यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा, -V कॉमन आ जाएगा। तो 1/R1 + 1/R2, ठीक है। यहाँ एलसीएम ले लो, यहाँ एलसीएम ले लिया मैंने R1 R2, तो क्या बन गया, E1 R2 + E2 R1, ठीक है, माइनस V, यहाँ क्या आ गया, R1 R2, तो R1 + R2, ठीक है। अब इसको जो करना है सॉल्व हमने, वो किसके लिए करना है, क्योंकि अपने को तो किसकी वैल्यू चाहिए, पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए ना, ताकि हम इसको क्या कर पाए, इक्वेट कर पाए। हमें तो E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखो क्या करूं मैं, यहाँ से V की वैल्यू निकालूं, इस इक्वेशन से V की वैल्यू निकालूं। ये इक्वल्स टू किसके बराबर था, I के बराबर था, ठीक है। और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए है, V की वैल्यू चाहिए है। तो इस पूरे को तो मैं ले जाऊं कहाँ पर, चाहे I को इधर ले जाऊं, इस पूरे को इधर ले जाऊं, तो क्या इक्वेशन बन गई अपने पास, देखो V R1 + R2 / R1 + R2 इक्वल्स टू, ये था अपने पास E1 R2 + E2 R1 / R1 R2, और माइनस में क्या आ गया, I, ठीक है। अब यहाँ से इसको कहाँ लेकर के आऊँ, इधर, ये मल्टीप्लाई में इधर आके किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। लिखो V = E1 R2 + E2 R1 / R1 R2, ठीक है। तो ये डिवाइड में आएगा तो पलट जाएगा, R1 R2 / R1 + R2, माइनस इसके साथ भी होगा, तो R1 R2 / R1 + R2। तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। तो V की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, E1 R2 + E2 R1 / R1 + R2 माइनस I R1 R2 / R1 + R2। अब इसको रेजिस्टेंस बनाने के लिए इसको और क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से इसको चेंज करके लिख दूँ मैं, E1 / R1, ठीक है, प्लस E2 / R2 डिवाइडेड बाय 1/R1 + 1/R2, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बन जाएंगे अपने। और माइनस में क्या आ जाएगा अपने पास, I R1 R2 / R1 + R2। अब करो इसको इक्वल, तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आई अपने पास, E इक्विवेलेंट की वैल्यू तो आ गई अपने पास कितने, E1 R2 + E2 R1 / R1 R2। तो ये E इक्विवेलेंट की वैल्यू ये ऊपर आ गई, और ये नीचे देखो यहाँ पर भी क्या बन रहा है अपने पास, रेजिस्टेंस बन रहा है। तो यानी कि अपने पास ये 1/R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, 1/R1 + 1/R2। या एलसीएम लेकर लिख सकते हो इसको, क्या, R1 R2 मल्टीप्लाई R1 + R2। तो ये वैल्यूज आ जाएंगे अपने पास, ठीक है। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई किसकी, R इक्विवेलेंट की,
और या फिर ये वैल्यू आ गई अपने पास किसकी, अब इसको पलट दोगे तो आर इक्वलेंट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो यानी कि ये जो बना आपके पास ये क्या बन गया, ई इक्वलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट। ठीक है, तो आर इक्वलेंट की वैल्यूज तो जो होंगी अपने पास, अगर एन नंबर्स कहूँ तो क्या हो जाएगा 1/r1 + 1/r2 अप टू सो ऑन 1/rn। ठीक है, सिमिलरली ई इक्वलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्वलेंट की वैल्यू क्या हो जाएंगी, E1/r1 + E2/r2 प्लस अप टू En/Rn। और अगर अब हम कह दें कि हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिकल सेल है, दो आइडेंटिकल सेल ले लूँ, तो ई इक्वलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, ER + ER डिवाइडेड बाय R + R। कितना हो गया अपने पास यहाँ पर, अब 2ER डिवाइडेड बाय 2R, R से R कट गया तो क्या आ गया E। यानी कि ये अब हमने प्रूव कर दिया। जब हम ये कहते थे ना कि पैरेलल में अपने पास कभी भी क्या नहीं होता, वोल्टेज बढ़ती नहीं है, तो ये अब हमने प्रूव कर दिया है यहाँ पर कि वोल्टेज अपने पास क्या रहेगी, सेम रहेगी, इस पर कोई भी फर्क अपने पास नहीं पड़ेगा। और EMF जो होगा यहाँ से 1/R इक्वलेंट अगर मैं निकालूँ तो क्या आ जाएगा 1/R + 1/R, तो कितना हो गया 2/R। तो R इक्वलेंट की वैल्यू क्या हो गई R/2, यानी कि जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे थे ये उसका आधा ऑफर करेंगे ये अब। ठीक है, तो अपने पास पैरेलल में जोड़ने से कॉम्बिनेशन में अपने पास इलेक्ट्रोड का सिर्फ साइज बढ़ता है, उसके इफेक्टिव EMF पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि अपन सेल चाहे कितने भी जोड़ते जाए। जबकि अपने पास जो रेजिस्टेंस होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल का, वो हमेशा क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। अब इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मिक्सिंग कर सकते हैं। मिक्सिंग में हम क्या कर सकते हैं कि सीरीज ग्रुपिंग सेल ले लें, पैरेलल ग्रुपिंग सेल ले लें, और क्या ले लें, मिक्सिंग ले लें। तो अब अपने पास सबसे पहले मैं ले रही हूँ सीरीज। ठीक है, तो सीरीज ग्रुपिंग में हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने किया था यहाँ पर, अब हम करंट की वैल्यू और निकाल के, ये अब कर रहे हैं एन आइडेंटिकल सेल के लिए। ठीक है, ये कर रहे हैं हम किसके लिए, अब वो जो पहले वाले हमने निकाले थे वो किसके लिए निकाले थे, अनआइडेंटिकल के लिए निकाले थे। तो इसमें कुछ नहीं फर्क है, बस वही है कि यहाँ पर अब मैंने ये एन सेल ले लिए हैं, करंट अपने पास वही इंटरनल रेजिस्टेंस। अब सर्किट कंप्लीट दिखा रहे हैं हम, तो करंट इधर से आएगा अपने पास, ये आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है। तो ई इक्वलेंट की वैल्यू अपने पास सीधी लिख दूँ। ठीक है, अप टू एन तक है। आर इक्वलेंट की वैल्यू NR, यही वैल्यू आएगी अपने पास। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी करंट की, तो V/R, तो V कितना है NE, और R कितना हो जाएगा, अब इन सब का इसके साथ किस में, सीरीज में, तो NR + R। तो ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अगर यहाँ पर फिर से कंडीशन ले सकते हो कि अगर हमारे पास ये बहुत छोटा है इससे, तो R को क्या कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे, तो खाली क्या आ जाएगा अपने पास, ये N से N कट जाएगा तो E/R आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि R बहुत बड़ा है इससे, तो इसको रिप्लेस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, NE/R आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली फॉर द पैरेलल के केस के लिए हम क्या करेंगे, ई इक्वलेंट की वैल्यू जो थी अपने पास वो कितनी थी, ई ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, अभी प्रूव किया हमने ये। आर इक्वलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, जो भी वैल्यूज़ हैं वो टोटल। मान लो कि अब मैंने यहाँ पर m नंबर तक जोड़े, सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए, नहीं तो आप n भी मान सकते हो इसमें भी। तो अपने पास रेजिस्टेंस जो होगा आर इक्वलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, R/M। करो अब वही सीरीज में ही होगा उसके साथ कि ये अपने पास ये हो गए, और यहाँ इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया अपन ने। ये सेल थे अपने पास, n नंबर ऑफ सेल थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैल्यूज क्या आ जाएंगी अपने पास, I = E डिवाइडेड बाय R। इसके साथ तो ये किस में है, सीरीज में ही है ना, तो R/M ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास। फिर से यहाँ पर एलसीएम लेकर और ऊपर लेके आ सकते हो इसको, तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ME डिवाइडेड बाय MR + R। अब फिर वही कि अपने पास अगर ये बड़ा है तो इसको रिप्लेस कर दो, इसको हटा दो नेग्लिजिबल मान के, ये छोटा है तो इसको हटा दो, ये रह जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी अपने पास। ठीक, मिक्सिंग कर दें तो मिक्सिंग में पहले क्या है कि मान लो कि अपने पास जो रोज़ और कॉलम अगर हम बनाएं तो वो किस में बना लें, ईच रो में। अब यहाँ पर ऐसे मैंने रो बना ली, इस रो में तो मैंने जोड़ दी सीरीज में। ठीक है, ऐसे n नंबर ऑफ रोज बना ली, और फिर ये हो गए किस में, पैरेलल में।
तो पहले सीरीज़ का निकाल के और फिर उन सबको एक का सीरीज़ का निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी होंगे सीरीज़ की वैल्यू आ जाएंगी। सिमिलरली क्या आ जाएंगी, फिर अपने पास EMF पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पैरेलल के लिए, तो पैरेलल के लिए वही वैल्यू जाएगी जो टोटल EMF आएगा किसका, सीरीज़ का, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा अपने पास, रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ है अपने पास कि अगर मिक्सिंग है अपने पास ग्रुपिंग ऑफ सेल की, तो अगर हम मैक्सिमम करंट ड्रॉन करना चाहते हैं तो एक कंडीशन होती है कि अगर अपने पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है तो उस टाइम पर अपने पास मैक्सिमम करंट ड्रॉन होगा किससे, सर्किट से। ठीक है, अब इसके बाद है आपका जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ये वैसे पुराने बुक्स के हिसाब से 3rd चैप्टर था, लेकिन नई बुक्स में ये पहले दे रखे हैं ये टॉपिक, तो मेरे ख्याल से ये आपने सारे बहुत अच्छे से 10th क्लास में किए थे, तो ये इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मैं हल्का हल्का बता देती हूँ आपको। तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट जो था आपके पास क्या था, H = I² RT, ये हीट प्रोड्यूस्ड होती थी अपने पास। तो इलेक्ट्रिक करंट अपने पास फिर से वही Q = चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, तो क्या हो जाएगा Q की वैल्यू IT। तो H की वैल्यू अपने पास, इसको क्या करते थे, ये निकाला था ना अपने, वर्क डन बाय H = किसके बराबर होता है, ये वर्क डन के बराबर ही होता है। तो ये जो वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट की थी, क्योंकि अपने पास किसके बराबर था, एक और रिलेशन अभी भी पढ़ा था आपने कि हमारे पास पोटेंशियल जो होता है वो होता है किसके बराबर, वर्क डन बाय चार्ज के, और यहाँ से वर्क डन निकालो तो दिस इनटू दिस, Q की वैल्यू निकाल ही ली तो V × IT, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = IR, यहाँ फिर पुट कर दिया तो क्या आ गया, I² RT। ये रिलेशन आपने सारे किए थे उसमें। ठीक है, अब अगर इसको कैलोरी में बदलना है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 4.18 से। इसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होती है आपकी, पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन की वैल्यू अभी निकालिए, दिस बाय दिस, ये कट जाएगा। अब ये दो होते थे अपने पास, अगर आपको याद हो तो एक वैल्यू आपके पास आती थी V²/R, यहाँ I की जगह पे अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो दोनों ही पावर है, इसमें पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसमें पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अपने पास अगर आपको याद हो तो 10th क्लास में भी मैंने कराया था कि हमारे पास क्योंकि रेजिस्टेंस जो है अपने पास, करंट जो है, ये करंट जो है अपने पास ये किस में रहता है, कांस्टेंट सीरीज में, तो ये रिलेशन हमेशा सीरीज के लिए यूज़ किया जाता है। और ये रिलेशन अभी हमने प्रूव भी किया है कि वोल्टेज जो है अपने पास वो चेंज नहीं होती किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये अपने पास किसके लिए यूज़ होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए यूज़ होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी kWh, ये यहाँ से पावर की जगह पे यहाँ से भी निकाल सकते हो, वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम, तो VIT, वर्क डन की वैल्यू एक ये भी होती है अपने पास। kWh इसकी यूनिट होती है, और एक यूनिट और होती है इसकी, दैट इज बोट, BOT। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, और इसका मतलब होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, और या फिर इसको ब्रीफ में और क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और किसके बराबर होती है ये, 1 kWh के बराबर होती है। ये भी रिलेशन किया था आपने जूल से निकालने का, तो 1 kWh बराबर होता है कितने, 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर। ये आप लोगों ने सारा किया हुआ है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हैं अपने पास। इसी तरीके से हीटिंग इफेक्ट के कुछ एस्पेक्ट भी आपने पढ़े थे कि फिलामेंट है अपने पास बल्ब का, उसको हम टंगस्टन का बनाते हैं। यहाँ पर अपने पास क्या दिया हुआ है, द वायर्स अप्लाई करंट टू एन इलेक्ट्रिक लैम्प आर नॉट प्रैक्टिकली हीटेड व्हाइल द फिलामेंट ऑफ द लैम्प बिकेम व्हाइट हॉट। तो वही है, क्योंकि अपने पास बहुत पतला रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये, और इसीलिए उस फिलामेंट को क्या बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा पतला बनाया जाता है। इलेक्ट्रिकल आयरन्स हैं, रोड है, हीटर है, टोस्टर्स हैं, इसमें सारे के सारे अपने पास क्या है, हीट जो है ज़्यादा पावर के होते हैं, तो ये ज़्यादा करंट खाते हैं। ठीक है, तो अपने पास H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I² के, और P जो है पावर ज़्यादा होती है, तो इसलिए करंट कंज्यूम जो होता है इनका क्या होता है, ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रिकल आर्क बनाई जाती हैं इनसे। आर्क में क्या होता है अपने पास, इस तरीके से आर्क बनाई जाती हैं, दो इस तरीके से
क्या लिए जाते हैं, यहाँ पर 2 कार्बन की रोड ली जाती हैं और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। तो इनके बीच में बहुत कम स्पेस होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से जो एयर इनके बीच में होती है वो एयर जो होती है वो क्या हो जाती है, आयनाइज्ड हो जाती है। और यहाँ पर एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है इस गैप में, जो कि ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करता है। ब्राइट लाइट मिलती है यहाँ से, जो इस गैप में से एमिटेड होगी। तो इस तरीके से ये आर्क लैंप बनाए जाते हैं। और इलेक्ट्रिकल बल्ब का पता ही है आपको, जो बल्ब बनाए जाते हैं। एक चीज़ और है इसमें, ये भी आपने पहले वर्ड पढ़ा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कितना काम कर रहा है। तो हमने कितनी आउटपुट दी, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय किसके, विद रिस्पेक्ट टू इनपुट के विद रिस्पेक्ट टू। तो ये आपकी क्या कहलाती है, एफिशिएंसी कहलाती है। और यहाँ पर एक थ्योरम भी है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये क्या होती है अपने पास, इट स्टेट दैट द पावर आउटपुट अक्रॉस अ सर्टेन लोड ड्यू टू अ सेल और अ बैटरी इज मैक्सिमम। कब होगी अपने पास ये, इफ द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू द इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एंड द बैटरी। अब यहाँ पर पावर ट्रांसफर जो है अपने पास, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की बात हो रही है यहाँ पर। तो पावर ट्रांसफर कब होगी अपने पास, जब अपने पास लोड रेजिस्टेंस जो है जो वो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस के बराबर ई इक्वलेंट जो होगा, आर इक्वलेंट जो होगा अपने पास, वो अगर लोड रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है तो पावर सप्लाई जो है अपने पास, पावर सप्लाई जो है अपने पास ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, दैट मीन्स दूसरे शब्दों में जो अभी हमने कहा था, करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। P इजिकल टू I² R, ये वैल्यू थी ना अपने पास। तो करंट जो होगा अपने पास वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो अगर अपने पास इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस जो है सेल का वो किसके बराबर हो जाए, एक्सटर्नल रोड रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो दैट मीन्स अपने पास करंट अगर ज़्यादा जा रहा है तो दैट मीन्स एफिशिएंसी जो है ये भी अपने किस पर होगी, मैक्सिमम पर होगी। ठीक है, ये निकुंज ने मुझसे पूछा भी था और इसका आंसर ये है। अब क्योंकि अपने पास करंट मैक्सिमम होता है इसलिए पावर सप्लाई मैक्सिमम हो जाती है। तो इससे आगे अपने पास जो चेंज होंगे अपने पास, अब आगे है अपने पास किरचॉफ्स रूल। एक चैप्टर रह गया है इसका, ये हम कल से शुरू करेंगे।